हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टू प्रैक्टिस माई सेल्फ नेहा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम अभी हुआ था 18 जून को, उसका कॉमर्स एग्ज़ाम जो है उसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर हम एक क्वेश्चन की आंसर की देख रहे हैं तो उसमें हम 4 टॉपिक्स को समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हम सारे क्वेश्चन ना डिस्कस करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हम इजीली उस चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड मोर और ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान के चलो कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है, पर वो जो एग्रीमेंट है वो एक ऑप्शन की पार्टी से ही, एक ऑप्शन की पार्टी पर ही वो एनफोर्सेबल है। दूसरी जो पार्टी है, मीन्स मान के चलो जो बी पार्टी है उस वो उनको उसके हिसाब से वो एनफोर्सेबल नहीं है, या उसके पास ऑप्शन है कि वो उस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल करवा भी सकते हैं लॉ के द्वारा या नहीं भी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वॉइडेबल एग्रीमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट। वर्डेबल एग्रीमेंट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती हैं? जो एक पार्टी की सहमति के हिसाब से देखा जाता है। मीन्स अगर एक पार्टी की सहमति है और दूसरी पार्टी की अगर उस एग्रीमेंट पर सहमति नहीं है तो वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट का जो उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट का जो वैलिडिटी है वो क्या हो जाएगी, वहां पे शून्य हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर है, अच्छी सी मूवी है, उसके अंदर एक विलन है और एक जमींदार है जिसके पास, एक किसान है मीन्स एक फार्मर है जिसके पास जमीन है। तो अब वो विलन क्या कर रहा है? वो विलन आ रहा है और उस फार्मर के पास जबरदस्ती उस जो फार्मर के पास जो जमीन है वो विलन उस जबरदस्ती उस फार्मर से उसने उस जमीन के कागजात पर जबरदस्ती उसने सिग्नेचर करवा लिया या उस फार्मर का अंगूठे का निशान लगवा लिया। ठीक है, जिससे वो जमीन किसकी हो गई? अब विलेन की हो गई। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि उस टाइम तो फार्मर ने उस किसान ने क्या किया, जैसे ही मीन्स मजबूरी में किया हो, जैसे भी उसने क्या किया वहां पे साइन कर दिया, अंगूठे का निशान लगा दिया। अभी फार्मर, अब जब विलन चला गया वहां से, अब मान के चलो विलन शक्ति कपूर है, तो जब शक्ति कपूर वहां से चला गया तो अब इस फार्मर, इस किसान के पास दो ऑप्शन है। या तो वो क्या कर सकता है, उस जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो इस पे उसने साइन करवाए थे, या तो उस एग्रीमेंट को वो फाड़ दे, ठीक है, या कोर्ट में जाए, या उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो चुपचाप बैठ के सिर्फ सब कुछ देखता रहे और उस विलन को अपनी सारी जमीन नाम कर दे। अब मान के चलो अगर वो फार्मर, अगर वो जो किसान है, अगर वो कोर्ट में जा रहा है और उस एग्रीमेंट को फाड़ दिया, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही नहीं रही। और अगर तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अब जब सॉरी जब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ता नहीं है, चुपचाप विलन की बात सुन लेता है और उसी को देखता रहता है, मीन्स उसको अपनी जमीन उसने अपने नाम कर दी विलन के, तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, अगर वो किसान कुछ बोलेगा नहीं तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो कुछ बोलेगा तो वो क्या बन जाएगा? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। यही उस ऑप्शन, यही क्वेश्चन में था कि अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ करवा सकता है, मीन्स उसके पास यहाँ पे फार्मर के पास क्या था? ऑप्शन था, वो चाहे तो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी करवा सकता था, मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता था, और चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल भी बना सकता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर थर्ड, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में तो क्या होता है? लीगल होता है, मीन स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, बट बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया? ए ने कहा बी को कि मैं अपना घोड़ा, बी को, ए ने कहा बी को कि मैं अपना जो घोड़ा है, जो अपना हॉर्स है, वो आपको बेचूंगा। और फॉर एग्जाम्पल उसने अमाउंट रखी कि मैं आपको अपना घोड़ा 10,000 रुपीज में
बेचूंगा। अब ये बात हो गई, उसने ए ने कहा कि मैं 3 महीने बाद आपको अपना घोड़ा 3 महीने बाद 10,000 रुपये में बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि उस टाइम घोड़ा भी था, ए भी था, बी सब मौजूद थे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट जब 3 महीने का टाइम आया तो वो जो घोड़ा था वो मर गया। अब जब घोड़ा ही मर गया तो ए बी को क्या देगा और बी ए से क्या खरीदेगा, तो मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया यहाँ पे, वॉइड हो गया। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट तब तो वो लीगल था, बिल्कुल सही था, बट बाद में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। चाहे वो किसी की डेथ से हो या कोई मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी और प्रॉब्लम आई हो, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। तो वर्ड क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि लीगल है बट बाद में सिचुएशन की वजह से वो वर्ड बन जाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वैलिड, जो लीगल, सबसे पहली बात वो लीगल तरीके से किया गया हो, उसमें कोई आपने दबाव न डाला हो, और हर एक चीज जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, मीन्स कि सारी पार्टीज मौजूद हो, वो लीगल हो, आपने किसी पे कोई दबाव न डाला हो, तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वोल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, जिसके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ भी करवा सकता है और वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे विल एंड कॉल फार्मर का, तो इस एग्जांपल से आपको याद रहेगा कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिस एक के पास तो ऑप्शन है उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ करवाने का, एक या ज्यादा पार्टी के पास, बट दूसरे के पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। फोर्थ हमारा आता है वर्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स की जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आगे ड्रग्स सेल करेंगे, जो भी चीज, अब ड्रग्स लीगल नहीं है, तो अगर हम ड्रग्स से रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, इलीगल। मीन्स जो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, जिस पे गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, अगर उसके रिगार्डिंग आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से 4 टॉपिक समझ में आए होंगे, और कोई डाउट है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि उस डाउट का जो क्वेरी वो आपके सॉल्व हो सके। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है सिस्टम क्वेश्चन, द सिस्टम वेयर 2 और मोर बैंकिंग कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय 1 और 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड। वो है कैसा सिस्टम जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बैंकिंग कंपनीज एक या 2 इंडिविजुअल के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। तो अब मैं इसको बताती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट आपका आता है चेन बैंकिंग। मुझे खुद ही बताना आप कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैं आपको 4 ऑप्शन ही बताऊंगी। चेन बैंकिंग क्या होता है, चेन बैंकिंग मान के चलो कि यहाँ पे कोई जो आपका एसबीआई बैंक भी है, साथ ही हम बात कर लेते हैं आपका एचडीएफसी बैंक है, और एक जो है आपका कैनरा बैंक है। हमने तीनों बैंक ले लिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की 2 और मोर बैंकिंग कंपनीज, तो हम 3 बैंक ले रहे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और थर्ड हमने लिया था कैनरा, ठीक है। अब मान के चलो एक पर्सन, एक पार्टी ऐसी है, या एक पार्टी ऐसी है, वो उसने क्या किया, एसबीआई में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसने एचडीएफसी में भी पैसा लगा दिया, और उसने कैनरा बैंक में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों बैंकिंग कंपनीज का कंट्रोल किसके हाथ में है, इस आदमी के हाथ में है। यहाँ बात करें जो यहाँ पे ए पर्सन का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उसके हाथ में तीनों बैंकिंग कंपनीज का कंट्रोल है। तो वो होती है हमारी चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग क्या होती है, जिसमें एक या दो व्यक्तियों के हाथ में 2 से अधिक बैंकिंग कंपनीज की का नियंत्रण उनके हाथ में होता है, तब वो हमारी चेन बैंकिंग कहलाती है। तो आई होप इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर भी क्या रहने वाला है, चेन बैंकिंग। सेकेंड आती है ग्रुप बैंकिंग। ग्रुप बैंकिंग क्या होती है, ग्रुप बैंकिंग मीन्स कि जहाँ पे कोई भी बैंकिंग कंपनीज है, वो इंडिविजुअल्स मीन्स बैंकिंग के बाहर वाले कंपनी व्यक्तियों को कोई भी इंसेंटिव ना देके, जो बैंकिंग के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि एसबीआई के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको वो कोई इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई ने क्या किया, अपने जो भी उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं एसबीआई के, तो उन एम्प्लॉयज को उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस करवा दिया। तो जब एसबीआई, जब कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने बैंक के अंदर के एम्प्लॉयज का, जो बैंकिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों का, कोई भी उनको इंसेंटिव देती है, कोई भी उनको एक ऐसा एडवांटेज देती है, तो वो हमारी ग्रुप बैंकिंग के अंदर आता है। थर्ड हमारा आता है मिक्स बैंकिंग।
मिक्स्ड बैंकिंग क्या होता है आपका? मिक्स्ड बैंकिंग दैट मीन कि जब कोई भी मिक्स्ड बैंकिंग मतलब क्या होता है कि दो चीजों का मिश्रण। अब मिक्स बैंकिंग में क्या आ जाएगा, जब आप कोई भी बैंक कमर्शियल काम भी कर रहा है, कमर्शियल बैंकिंग मीन्स कि वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है लोगों से और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, लोन कर रहा है। तो मीन्स वो कमर्शियल बैंकिंग का काम भी कर रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, साथ ही कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो मीन्स वो जब दोनों ही काम कर रहा है, दोनों ही काम कैसे कर रहा है, जब वो कमर्शियल बैंकिंग का काम भी कर रहा है और जब वो इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन भी दे रहा है, वहां पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो वो हमारी आ जाती है मिक्स बैंकिंग। मिक्स मीन्स मिक्स, कमर्शियल काम भी कर रहा है साथ ही साथ वो लोन का भी काम कर रहा है। फोर्थ हमारा आता है बंच। बंच बैंकिंग मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है, ये ब्रांच बैंकिंग है। ब्रांच बैंकिंग क्या होता है कि ब्रांच बैंकिंग मीन्स जब एक कोई भी बैंकिंग कंपनी के बैंक क्या करता है, एक स्टेट में या एक कोई भी एक प्लेस पे स्टेट में एक से ज्यादा ब्रांच खोल लेता है अपनी ही, एक सिटी के अंदर एक से ज्यादा ब्रांच खोल लेता है अपनी बैंकिंग कंपनी की, बैंकिंग की। फॉर एग्जांपल हम बात करें HDFC है, तो HDFC ने क्या किया, पहले HDFC एक प्लेस पे था, अब HDFC ने दूसरे प्लेस पर, एक ही सिटी में दूसरे प्लेस पर भी क्या कर दिया, उसने अपनी ब्रांच खोल दी। तो अब जो HDFC के जो भी कंज्यूमर है उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो पहले वाली ब्रांच दूर पड़ रही है तो वो दूसरे वाली ब्रांच में भी जाके पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, जब एक ही सिटी में एक ही स्टेट में बैंकिंग कंपनी अपनी अलग अलग ब्रांच ओपन कर लेती है। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, अरेंज द फेजेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मीन्स आपको यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग और कंट्रोल के जो प्रोसेस है वो आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताना है। तो फर्स्ट जो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या रहता है, कोई भी चीज हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कि क्या क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन, इन्वेस्टमेंट करना, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फोरकास्ट ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वैल्यूएशन कैसा कैसा, वैल्यूएशन देखते हैं हम नेट बेनिफिट का। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे ऑथराइजेशन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल। मीन सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर इवेल्युएशन करोगे आप, फिर ऑथराइजेशन करोगे, लास्ट में क्या करोगे आप, कंट्रोल। तो मीन्स आपका जो आंसर बी है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर की क्या साइकोलॉजी रहती है प्राइसिंग में और कौन सा इसका की एलिमेंट नहीं है। तो वही मैं आपको सेम वन बाय वन ऑप्शन बताऊंगी। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका रेफरेंस प्राइस। रेफरेंस प्राइस क्या होता है, रेफरेंस प्राइस को हम कम्पिटिटिव प्राइस भी कहते हैं। रेफरेंस प्राइस क्या होता है कि जब कोई भी मार्केटर हम बात करें, कोई भी सेलर क्या करता है, फॉर एग्जांपल उसने कोई कोई भी सेलर है वो एक प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल कोलगेट की हम बात कर लेते हैं, कोलगेट को वो पहले 10 रुपए में बेच रहा था और जो सामने वाली क्लोजअप कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, 9 रुपये कर दिया। तो अभी अगर उसने पुराने जो उसने ऐड की हुई थी, एडवर्टाइजमेंट की हुई थी, वहां पर वो प्राइस 10 था, तब भी वो सेलर क्या करेगा, उसको नो प्राइस में बेचेगा। नो प्राइस में बेचेगा मीन्स की, तो वो 9 रुपए में बेचेगा। तो रेफरेंस प्राइस क्या होगा, कंपिटिटिव प्राइस। मीन्स आप कंपटीटर को देख के अपने प्राइस में चेंज कर रही हैं। भले ही आपने पहले वाले एडवर्टाइजमेंट में प्राइस कुछ भी रखा था, फिर भी आप उस पर डिस्काउंट देख के कम प्राइस पे सामान बेच रहे हैं। सेकंड आपका आता है प्राइस इंडिफरेंस बैंड। रेफरेंस प्राइस जो है वो सही है और कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक की एलिमेंट है। सेकंड आता है हमारा प्राइस इंडिफरेंस बैंड। प्राइस इंडिफरेंस बैंड क्या होता है, इंडिफरेंस मतलब कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब क्या होता है कि आपको कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम करो या ज्यादा करो, कंज्यूमर के बाइंग के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट, प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें साल्ट की, पहले टाटा साल्ट 10 रुपए का आता था और फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करें, अभी जो टाटा साल्ट है वो 28 रुपए का है। अब टाटा साल्ट इतना महंगा हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले हम 10 रुपए का आता था तो हमने 2 पैकेट लेते थे, 28 का आता तो हम 1 पैकेट लेते हैं। जो इस प्राइस के घटने या बढ़ने से कंज्यूमर के डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है,
तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका कंज्यूमर के प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे प्राइसेस उसको हम कहते हैं प्राइस इंडिफरेंस। मीन्स कोई भी डिफरेंस ना पड़ना कंज्यूमर के बाइंग के ऊपर, कंज्यूमर के खरीदने के ऊपर, ठीक है, चाहे उसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो। थर्ड आता है हमारा इमेज प्राइसिंग। ये भी एक पॉइंट है जो कंज्यूमर साइकोलॉजी प्राइसिंग के अंदर आता है। थर्ड हमारा आता है इमेज प्राइसिंग। इमेज प्राइसिंग को हम प्रेस्टीज प्राइसिंग और प्रीमियम प्राइसिंग भी कहते हैं। इसमें आप उस प्रोडक्ट के इमेज को दिखा के उसके प्राइस को प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। मतलब आपने उस इमेज को इतना क्वालिटेटिव बना दिया है कि सामने वाले को लगता है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी में ऐसा जाता है कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है, मीन्स उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले। तो ये भी एक की एलिमेंट है कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग का, जिसमें इमेज को देख के आप प्राइसिंग करते हैं और जो कि काफ़ी महंगी प्राइसिंग होती है, जिसको हम प्रीमियम प्राइसिंग भी कहते हैं। फोर्थ आता है प्राइस क्यूज। प्राइस क्यूज क्या होता है? मतलब कि हिंट देना। जब कोई भी सेलर या कोई भी जो सामान बेच रहा है, जब वो कंज्यूमर को प्राइसिंग के रिगार्डिंग हिंट देता है, क्यूज देता है, तो उसको हम प्राइसिंग क्यूज कहते हैं, ठीक है। और प्राइसिंग क्यूज एक की एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमर की परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ना कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्राइसिंग क्यूज, क्योंकि ये कंज्यूमर की परसेप्शन पे डिपेंड करता है और इसका कोई भी जो है रिलेशन नहीं है कंज्यूमर की साइकोलॉजी से, क्योंकि उनको पहले ही हिंट मिल जाती है, उनको प्राइसिंग के रिगार्डिंग हिंट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे आर एस्टैब्लिश्ड। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको 15 डे स्ट्रेटेजी बताई है, तो उसको देख के आपको पता चल गया होगा कि जो बैंकिंग है, उन बैंकिंग के एस्टैब्लिश डेट्स आपको याद करने जरूरी है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कॉमर्स के, और उन टॉपिक्स में से आप देखे होंगे तो काफी PYQ आते हैं, मीन्स काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे जैसे स्टैब्लिश्ड हुए उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला हमारा आता है नाबार्ड। मैं बता दूं, जो नाबार्ड है वो आपका नाबार्ड आया था आपका 12 जुलाई 1982, मीन्स 1982 में आपका आया था नाबार्ड। अब यहाँ पे सबके स्टैब्लिशमेंट डेट के अकॉर्डिंग ही आपको इनको अरेंज करना है, तो इसके लिए आपको इनके स्टैब्लिश्ड डेट पता होने चाहिए। तभी मैंने आपको पहले कहा था कि इनके स्टैब्लिश्ड डेट अच्छे से याद कर लें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन 101% आता ही आता है। सेकंड आपका आता है NHB। NHB क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। अब ये कब आया था? ये आपका आया था 1988 में। तो ये आपको पता होगा तभी आप इनको अरेंज कर पाएंगे। अगर इनमें से आपको 2 से 3 भी पता, तब भी आपको काफी हेल्प मिलेगी अरेंज करने में। उसके बाद एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, वो आपका आया था जनवरी 1982 में। मीन्स ये भी 1982 में ही आया था, बट ये आपका आया था जैन 1982। उसके बाद आपका आता है सिडबी। सिडबी आपका कब आया था? सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1990 में आया था। ये आपका 2 अप्रैल 1990 को आया था। नेक्स्ट है आपका IIBI। IIBI आपका 1971 में आया था, मीन्स 1971 में आया था आपका IIBI। तो सिंपली आपको पास सारी डेट्स हैं, आप पता लगा सकते हैं। फर्स्ट आपका आया था IIBI जो कि 1971 में आया था। उसके बाद आपका आया था एक्सिम बैंक जो कि जैन 1982 में आया था। फिर आपका नाबार्ड जुलाई में आया था, 82 में ही आया था। उसके बाद NHB जो कि 98 में आया था। और उसके बाद सीट भी आपका 1990 में आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो तभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं चेक की है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो जरूर चेक कीजिए। आपको सच में 15 डेज स्ट्रेटेजी मिलेगी आपके एग्जाम को करेक्ट करने में। और ये आपको 20 टॉपिक्स कैसे लगे मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, हमने 20 टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो आपकी यहाँ पे कोई क्वेरी है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और आगे की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।